Good morning, students. So today we will discuss about the factors affecting chemical shift. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल शिफ्ट क्या होती है और हम कैसे उसको मेज़र करते हैं, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल शिफ्ट है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो दैट फैक्टर्स विल बी डिस्कस्ड हेयर इन दिस वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट factor that affects the chemical shift is inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट में अब आप याद रखना, ये दो पॉइंट्स आपने बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन उस पर गलत नहीं होगा। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपने किसी भी उसमें कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स जैसे आपने हेलोजन्स लगा दिया, आपने ऑक्सीजन लगा दिया, आपने नाइट्रोजन लगा दिया, अगर आप इस टाइप के ग्रुप्स लगा देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचुरली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो उससे क्या होगा, डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन। प्रोटोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब डी शील्डिंग हो जाएगी कि दिस इलेक्ट्रो विड्रॉइंग एट ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट कॉजेज डी शील्डिंग ऑफ द प्रोटोन, वो प्रोटोन को डी शील्ड कर देगा एंड डी शील्डेड प्रोटोन ऑलवेज एब्जॉर्ब्स डाउन फील्ड। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करने का मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने का मतलब आप कह सकते हो कि डी शील्डिंग हो गई है और प्रोटोन जो है, डी शील्डेड प्रोटोन जो है, दैट विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा मीन्स अब वो शील्डिंग इफेक्ट उसका बढ़ गया है, वो उसको प्रोटोन को शील्ड करेगा एंड शील्डेड प्रोटोन ऑलवेज एब्जॉर्ब्स अप फील्ड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। जैसे सपोज करो आपका एग्जाम्पल है इथेन, CH3CH3। केमिकल शिफ्ट मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बता दी थी। इसकी केमिकल शिफ्ट 0.9 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है 0.9 पर एब्जॉर्ब करते हैं। बट अब देखो आपने क्या किया, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पे लगा दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाने से अब ये दोनों प्रोटॉन डिफरेंट हो गए। अब दो सिग्नल आएंगे, यहाँ पर एक ही सिग्नल आ रहा था, यहाँ पर दो सिग्नल आएंगे और वो दो सिग्नल जो आएंगे वो अब 0.9 पर नहीं आएंगे। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है डेल्टा की वो क्या होगा, डी शील्ड होंगे, डाउन फील्ड हो जाएंगे, और डाउन फील्ड का मतलब डेल्टा वैल्यू इज मोर, तो इनकी डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और डेल्टा वैल्यू जो है इस मिथाइलिन प्रोटोन की जो कि इसके साथ डायरेक्टली अटैच है उसकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यू कैन से कि जो एक्सटेंट ऑफ डी शील्डिंग है, एक्सटेंट, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक्सटेंट ऑफ डी शील्डिंग जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ये एग्जांपल अभी हम लेते हैं, जितना ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू कैन से presence of electronegative atom and its
नियरनेस टू प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन। अब देखो ये प्रोटॉन नियर है ना इसके, तो इसीलिए इसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा हुई है। ये दूर हो गया क्योंकि आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो जो प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ, उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डी शील्ड होगा। तो ये दो पॉइंट भी आपने याद रखने हैं कि एक्सटेंट ऑफ डी शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एग्जांपल लेती हूँ। तो सपोज करो आपका है मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। तो दिस विल एब्जॉर्ब एट 4.2, 3.0, 2.5 एंड 2.0। तो ये डेल्टा वैल्यूज़ इसकी हैं। तो आप देख रहे हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसने ज़्यादा डी शील्ड किया है, वो ज़्यादा डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहेगी। क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। ठीक है, तो दोनों अब आपके पॉइंट्स यहाँ हो गए। एक्सटेंट ऑफ डी शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, एंड नियरनेस टू प्रोटॉन आपका ये वाला एग्जाम्पल हो गया कि जो मिथाइलिन है वो ज़्यादा डी शील्ड होंगे एज कंपेयर टू मिथाइल। ये चीज़ क्लियर है। देन एक और जो डी शील्डिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जितना नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का ज़्यादा होगा उतना ही आपका डी शील्डिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपका सपोज करो CH3Cl है और एक आपने CH2Cl2 कर दिया और एक आपने CHCl3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा वैल्यूज़ क्या रहेंगी, CH3Cl में तो आपकी 3 होती है और यहाँ पर आपकी लगभग 5 हो जाएगी और यहाँ पर आपकी 7 हो जाएगी लगभग। तो मेन पॉइंट आपने यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम आपने लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे, जिससे डी शील्डिंग हो जाएगी और डी शील्डिंग हो जाएगी तो डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा। अब ये डी शील्डिंग कितनी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा डाउन फील्ड होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नियरनेस टू द प्रोटॉन। तो आप ये देख रहे हैं मिथाइलिन प्रोटॉन ज़्यादा डी शील्ड होगा एज कंपेयर टू मिथाइल। एंड थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपकी डेल्टा वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बोलो क्लियर है ये। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का एग्जांपल लेती हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और यहाँ पर आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का भी एक एग्जांपल लूँगी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लगा दें। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का पहले ले लेते हैं। आपने पढ़ा था टेट्रा मिथाइल सीलेन, TMS पढ़ाया था मैंने। तो TMS की डेल्टा वैल्यू 0 होती है। वो क्यों हो गया, वो इसीलिए कि ये सिलिकॉन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है। हमने पढ़ा था अप्रॉक्स 1.8 होती है। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा शील्डिंग होगी एंड इट एब्जॉर्ब्स अप फील्ड। तो इतना अप फील्ड ये एब्जॉर्ब करता है कि इसकी डेल्टा वैल्यू जो है दैट इज़ 0। ठीक है, और सारे प्रोटॉन इसके विद रिस्पेक्ट डाउन फील्ड पे आएंगे। देन हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। तो सपोज करो आपका बेंजीन है और आपने ले लिया टोल्यूइन एंड एक और ले लो जाइलिन।
जाइलीन में आपके 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो बेंजीन में डेल्टा वैल्यू इज 7.35, टॉल्विन में इट इज 7.15 एंड जाइलीन में इट इज 7.05। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी शील्डिंग होती जाएगी, अपफील्ड होता जाएगा, यानी कि आपकी डेल्टा वैल्यू कम होती जाएगी। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट कि मेन आपका जो निचोड़ है इंडक्टिव इफेक्ट का वो यही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अगर आपने लगा दिए तो डाउनफील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपने लगा दिए तो आपका अपफील्ड होगा। राइट, देन ये फर्स्ट इफेक्ट था जिस पर आपकी केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है। सेकेंड इफेक्ट इज एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये हम कर चुके हैं जब हमने शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का टॉपिक किया था। तो आप वो वाली वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है आप वहाँ से कीजिएगा। एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या था कि प्रोटॉन्स की शील्डिंग और डी शील्डिंग होती थी। क्यों होती थी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या ओरिएंटेशन है, वो अप्लाइड फील्ड के साथ अपोज कर रहा है या वो रेनफोर्स कर रहा है, उस बेसिस पर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग होती थी। और हमने पढ़ा था वहाँ पर कि एरोमेटिक जो प्रोटॉन्स हैं उसमें डी शील्डिंग हो जाती है और इनकी दे विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड। और हमने एग्जाम्पल लिया था कि एसिटिलिनिक प्रोटॉन जो है उनमें शील्डिंग हो जाती है एंड दे विल एब्जॉर्ब अप फील्ड। ये चीज़ हमने वहाँ पर की थी उस वीडियो लेक्चर में, तो यहाँ हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। Then third factor on which chemical shift depends is hydrogen bonding. अब क्या है, अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है तो वो उस कंपाउंड का जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, वो डी शील्ड हो जाएगा। क्यों डी शील्ड हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन डी शील्डिंग। डी शील्डिंग का मतलब डाउन फील्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड में कब होगी? जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा दैट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और डिक्रीज कर देंगे तो डी शील्डिंग होगी एंड दैट प्रोटॉन विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड। ठीक है, तो आपको पता है OH ग्रुप है, आपके NH2 ग्रुप्स हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शो करते हैं। ठीक है, अब जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी डी शील्डिंग होगी, और जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ज़्यादा होगी, जो डी शील्डिंग है यू कैन से that is directly proportional to extent of hydrogen bonding। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन डिपेंड टेम्परेचर वगैरह पे भी करती है, बट मेन इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड अगर सॉल्यूशंस हैं तो वहाँ आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और अगर आप उसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कम हो जाती है। उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डी शील्डिंग होगी। तो अगर हम OH प्रोटॉन की बात करें और कंसंट्रेटेड हमारा सॉल्यूशन है, उस टाइम अगर हम डेल्टा वैल्यू देखें
तो दैट वेरीज फ्रॉम 4 to 5, लेकिन अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखें तो दैट वेरीज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि डी शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतनी डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, उतनी ही डाउन फील्ड होगी और डाइल्यूट में आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर है या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वहाँ पढ़ा डी शील्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो डी शील्डिंग होगी। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो वहाँ पर आपकी शील्डिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो इस बेसिस पर अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें, आपको उसकी कह दें कि वो कितने पे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपका क्वेश्चन आ गया कि CH3CH2Cl है। ये तो एग्जाम्पल हमने ऊपर ही ले लिया था। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेते, इसकी वैल्यूज हमने पढ़ ली। सपोज करो आपको कह दिया एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, इसके अंदर आप बताओ नंबर ऑफ सिग्नल्स बताओ कितने आएंगे, और नंबर ऑफ सिग्नल्स के बाद उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बताओ, यानी कि डेल्टा भी बताओ। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स तो 2 प्रोटॉन हो गए, इसमें 2 टाइप के, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे 2। ठीक है, अब देखो CHO ग्रुप की हमने डेल्टा वैल्यू पढ़ी थी, 9 to 10 के बीच में होती है, तो 9 to 10। अब क्योंकि CHO ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है ये, तो यहाँ पर आपको जो मिथाइल की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर देनी है। डायरेक्टली अटैच है तो 2.5 कर दो। वैसे हमने मिथाइल की वैल्यू पढ़ी थी, सैचुरेटेड मिथाइल की 0.9, तो ये वैल्यू आपकी समवट आपने इंक्रीज़ कर देनी है, ये आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, ऐसे ही एसीटोन आपको कह दिया कि एसीटोन में कितने सिग्नल आएंगे। अब एसीटोन आपका ये दोनों 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, तो सिग्नल आपका एक ही आएगा और डेल्टा वैल्यू लगभग कितनी रहेगी, वही 2 से लेके 2.5 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लिख देंगे, सारी आपकी ठीक रहेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब इथेन, इथीन और इथाइन तीनों के अंदर देखो सिग्नल एक ही आएगा, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स इनके आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो तीनों के अंदर क्या होगा, एक ही सिग्नल आएगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल से तो आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, आप पोजीशन ऑफ सिग्नल से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं इनके बीच में। इथेन में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू रहेगी, जो सिग्नल आएगा दैट इज़ एट 0.9, इथीन में जो आएगा दैट इज़ एट 5.3, और इथाइन में जो आएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 2.9। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जैसे आपको सिंपल ये दे दिया CH3CH2Br, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि कौन से प्रोटॉन्स ज़्यादा डी शील्ड होंगे, विच प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड मोर। तो आप बता सकते हैं जो कि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो दैट प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड मोर। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के आ सकते हैं। आपको मेन कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, केमिकल शिफ्ट किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और हम इसमें कवर करते हैं, वो भी आपके उस बेसिस पर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है
peak area and proton counting। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटेंसिटी आपको बता देता है कि जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने ये पढ़ा है कि एनएमआर में सिग्नल्स आएंगे, कितने सिग्नल्स आएंगे, जितने काइंड ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 2 काइंड के प्रोटॉन हैं तो 2 सिग्नल आ जाएंगे, 3 टाइप के प्रोटॉन हैं तो 3 सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स हमने पढ़ लिए कि कितने आएंगे। अब जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। ठीक है, इंटेंसिटी जो रहेगी सिग्नल की दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द पीक। जो सिग्नल आया है उसके अंडर का एरिया क्या है। ठीक है, और जो एरिया अंडर द पीक होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ equivalent protons that give this signal या peak। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया इंटेंसिटी जो सिग्नल की है वो किस पे डिपेंड करेगी, एरिया अंडर द पीक। और एरिया अंडर द पीक क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन दैट gives rise to that particular signal। ठीक है, तो जो पीक एरिया है, जो पीक एरिया है दैट इज कैलकुलेटेड बाय एक आपका होता है ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर। ठीक है, जैसे ये अब आपका एनएमआर का कोई भी सिग्नल आ रहा है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर क्या करता है, इनकी हाइट नोट कर लेता है, इन कर्व्स की जो भी आ रही हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट वो पीक एरिया को कैलकुलेट कर लेता है कि क्या आपका पीक एरिया है। ठीक है, तो इन जनरल मैंने आपको बताया कि जो एरिया अंडर द पीक है तो वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। तो हम बता सकते हैं, तो जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट केस टॉल्विन की बात करूं तो टॉल्विन में देखो आपके 2 टाइप के प्रोटॉन हैं, एक तो ये मिथाइल प्रोटॉन हो गए और एक ये एरोमेटिक प्रोटॉन हो गए, ये पांचों इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो 2 सिग्नल्स, ये जो आपका सिग्नल है ये आपका लगभग 2.2 के आसपास आएगा, और ये जो सिग्नल है एरोमेटिक के हमने पढ़ा था 7 से लेके लगभग 7.23 के बीच में आपके ये सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या रहेगी इन 2 सिग्नल्स की, इन 2 सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी रहेगी वो मैंने आपको बताया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स दैट गिव्स दिस सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है, ये मिथाइल वाला सिग्नल, ये किसकी वजह से आया है, 3 प्रोटॉन्स की वजह से। और ये जो एरोमेटिक वाला सिग्नल आया है ये किसकी वजह से आया है, 5 प्रोटॉन्स की वजह से। तो यू कैन से कि टॉल्विन के अंदर आपके 2 सिग्नल्स आएंगे इन रेशो ऑफ 3:5। ठीक है, तो इस बेसिस पर आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको कह दिया इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल में आप सिग्नल्स बताइए कितने आएंगे एंड आल्सो टेल द रिलेटिव एरिया ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, तो आपको पता है ए बी सी 3 टाइप के प्रोटॉन हैं, तो आप लिखेंगे 3 सिग्नल्स आएंगे इन रेशो ऑफ 3:2:1। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको, अब आपको कह दें बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल में कितने आएंगे, तो ये 5 का 1 आएगा, इस 2 का 1 आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके अंदर 3 सिग्नल्स आएंगे
इंटेंसिटी रहेगी 5:2:1। एसिटल्डिहाइड के आपका भी मैंने ऊपर करवाए, तो कितने सिग्नल्स आएंगे? 2 सिग्नल्स आएंगे। इंटेंसिटी क्या रहेगी? 3:1। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने प्रोटॉन देखने हैं, कितने प्रोटॉन्स की वजह से वो एक पर्टिकुलर सिग्नल आया है, जितने की वजह से वो सिग्नल आया है वही आपकी उसकी इंटेंसिटी रेशो रहेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पीक एरिया। पीक एरिया कैसे पता चलेगा आपको? प्रोटॉन काउंट करने हैं, जितने प्रोटॉन्स की वजह से वो आपका सिग्नल आया है उतनी ही उसकी इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी रहेगी उस सिग्नल की। राइट, थैंक यू।